हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एग्जेम्पशंस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स के बारे में समझेंगे। सो बिफोर वी कम टू द एग्जेम्पशंस, हमें यह भी समझना होगा कि व्हाट आर द कैपिटल गेन्स आउट ऑफ विच वी क्लेम एग्जेम्पशंस टू मिनिमाइज द टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स। सो कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो पहले हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या हैं। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो रिजल्टेंट गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, वो दो तरह से डिफाइन की गई है, सेक्शन 112 में और सेक्शन 112A में। तो सेक्शन 112 जो है वो ये कहता है कि कोई भी एसेट, कैपिटल एसेट, अगर हम 24 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है। लेकिन ये प्रोविज़न सब्जेक्ट टू सेक्शन 112A है, क्योंकि सेक्शन 112A ये कहता है कि फॉलोइंग एसेट्स विच आर डिफाइंड, स्पेसिफिकली डिफाइंड है, यही एसेट्स अगर हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती हैं। वो एसेट्स कौन सी हैं? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की जो भी एसेट्स हैं, अगर ये सिर्फ 12 महीने से ज़्यादा के लिए अगर हम होल्ड कर लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती हैं। और इनके अलावा जो भी एसेट्स हैं, सारी जितनी भी हैं, इनके अलावा वो 24 मंथ्स से ज़्यादा के लिए होल्ड करनी पड़ेंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उनको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। ऑब्वियसली अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो रिजल्टेंट फिगर जो भी गेन्स आते हैं हमें वो शॉर्ट टर्म ही होंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जैसा हमने पिछली स्लाइड में आप देखेंगे कि 24 मंथ्स और 12 मंथ्स का जो पीरियड था, उसी पीरियड को अगर हम दूसरे वे में लेते हैं कि जैसे सेक्शन 112 कह रहा था कि मोर देन 24 मंथ्स, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लेस देन 24 मंथ्स मीन्स, मतलब अगर हम कम के लिए, जैसे 24 मंथ्स और लेस के लिए अगर कोई भी एसेट होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। ऐसे ही हम जो पिछली स्लाइड में जैसे देखते हैं 112A में जो एसेट्स थी वो 12 मंथ्स से ज़्यादा के लिए होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म बन रही थी, लेकिन वही एसेट, सेम एसेट्स जो 112 में है, वो शॉर्ट टर्म में वो सेक्शन 111A कहलाता है, जिसमें सेम यही वाली एसेट्स होती हैं। उसमें अगर हम 12 मंथ या उससे लेस के लिए, यहाँ पर लेस है मोर की जगह, तो अगर हम उससे कम के लिए होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। तो हमने अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को भी समझ लिया है, गेन्स को भी समझ लिया है। अब हम उनका टैक्सेशन एस्पेक्ट्स भी समझते हैं, कंप्यूटेशन कैसे होती है कैपिटल गेन्स की, कैसे टैक्स लगता है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसी टैक्स को तो हमने एग्जम्पशन से बचाना है। तो फाइनली हम एग्जम्पशन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन एग्जम्पशंस को भी और अच्छी तरह समझने के लिए वो चीज़ें भी हम जान लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को पहले समझते हैं कि कंप्यूटेशन सबसे पहले तो कैसे होगी उसकी, कि जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस किए जाते हैं सेल कंसिडरेशन में से, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है वो गेन आ जाता है। उसके अलावा फिर हमें एग्जाम्पशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी एग्जाम्पशंस उसमें से मिल जाती हैं। तो जो भी गेन आएंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आएंगे उनके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। और टैक्स कैसे लगेगा? जो एक नॉर्मल जो रूल है शॉर्ट टर्म का कि वो स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। जो भी इनकम है नॉर्मल इनकम ट्रीट की जाती है, और नॉर्मल स्लैब रेट जो भी एप्लीकेबल हैं उस एसएससी को, वो उस पर लग जाते हैं, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 111A। क्योंकि 111A में जो हमने अभी एसेट्स देखी थी, जो शेयर्स एक्सेट्रा, उनके ऊपर लेकिन स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स नहीं है, उन पर फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स है, जो कि अब तक 15% था। लेकिन बजट 24 में उस रेट को भी बढ़ा दिया है, फ्लैट रेट 20% हो गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 24। तो इसमें यही फ़र्क होता है कि जैसे स्लैब रेट्स में तो 30% तक का भी स्लैब रेट चला जाता है, लास्ट स्लैब 30% की है, तो उसमें टैक्स ज़्यादा भी हो सकता है अगर अमाउंट ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर फ्लैट रेट का एक तो फ़ायदा ज़रूर है कि उसमें लिमिट ही, बस ये फ्लैट रेट ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी गेन्स हों, तो ये परसेंटेज सेम रहेगी। हालांकि इसको बढ़ा ज़रूर दिया है, इस बजट में 20% कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लॉन्ग टर्म के ऊपर भी
देख लेते हैं कि टैक्सेशन कैसे लगता है और कैसे कंप्यूटेशन की जाती है, वो भी देख लेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में सेम जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो शेयर्स, जो अभी हमने जो शॉर्ट टर्म में शेयर्स और ये म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्सेशन डिस्कस किया था जिसमें फ्लैट रेट था, इसमें भी उसी तरह से फ्लैट रेट है लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती हैं, एसएससी ने होल्ड किया होता है मोर देन 12 मंथ्स, तो उससे तो कम ही होता है टैक्स का रेट। जैसे पिछले स्लाइड में शॉर्ट टर्म पे 15% था, तो इसमें जो ओल्ड वाला रेट 10% ही था, जिसको इसको भी इस बजट में हालांकि बढ़ा दिया गया है। इस रेट को भी, फ्लैट रेट को लॉन्ग टर्म पे भी 12.5% कर दिया गया है सेम डेट से, जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में एक शॉर्ट टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म से एक थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म में, वो ये है कि इसमें थ्रेशोल्ड भी है। अगर 1,25,000 रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं ये वाले 112 वाले, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया गया है, और जो कि ये पहले 1 लाख की भी लिमिट थी, इसको भी बजट में अब 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। बाकी इसमें इंडेक्सेशन, इस वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कोई इंडेक्सेशन नहीं है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलते हैं, तो इसमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस ज़रूर उनका बेनिफिट मिल जाता है। इसके लिए हमने एक डिटेल में भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस को भी समझने के लिए इस केस में। इसके बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि कंप्यूटेशन और 112 में कैसे टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो 112 जो अदर एसेट्स अदर देन शेयर्स वाली जो एसेट्स हैं, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस की, उसके अलावा जो एसेट्स अदर देन शेयर्स या म्यूचुअल फंड एसेट्स हैं, उसमें सारी एसेट्स आ जाती हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं, गोल्ड, व्हीकल, ज्वेलरी, तो जो भी एसेट्स हैं उनके ऊपर कैसे टैक्स लगता है वो भी देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अब तक जो टैक्स लगता था बिफोर बजट 24, वो तो ये सिंपल था कि 20% का रेट था, लेकिन विद इंडेक्सेशन, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था तो इसलिए रेट भी ज़्यादा था 20% का, जिसको कि बजट 24 में चेंज कर दिया गया है। अब बजट 24 में एक ये प्रपोजल लेके आए गए थे कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसी भी एसेट पे नहीं मिलेगा, लेकिन रेट फिर हम कम कर देंगे, 12.5% कर देंगे, गवर्नमेंट ने ये बोला। लेकिन इसको काफ़ी लोगों ने अपोज किया कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट एटलीस्ट बिल्डिंग और लैंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, वो सबको फ़ायदा भी होता था, तो वो उसको काफ़ी अपोज किया गया, तो मीडिया में भी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको बेनिफिट को दोबारा दे दिया, लेकिन सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के केस में, और वो भी उन बिल्डिंग्स और लैंड के केस में जो 23 जुलाई से पहले की ऑलरेडी खरीदी हुई हैं एसएससीज़ ने। तो गवर्नमेंट ने दोबारा से ओल्ड प्रोविजंस को जारी रखा उसमें, लेकिन साथ में ये भी ऑप्शन दे दिया कि आप नया वाला भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं उसमें भी। मतलब लैंड और बिल्डिंग के केस में जो लैंड और बिल्डिंग बिफोर 23 जुलाई 24 एक्वायर की हुई हैं, उनके केस में एसएससी ऑप्शन ले सकता है, या तो 20% वाला रेट ले सकता है या 12.5% वाला रेट ले सकता है। लेकिन 12.5% वाले में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, और 20% वाले में फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, जो भी एसएससी को अच्छा लगे। तो ये ज़रूर एक फ़ायदा हो गया है। अदरवाइज़ लैंड और बिल्डिंग के अलावा जो भी एसेट्स हैं लॉन्ग टर्म की, उसके ऊपर तो अब सिंगल रेट हो गया 12.5% का टैक्स रेट विदाउट एनी इंडेक्सेशन। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने अभी शॉर्ट टर्म में भी देखा था कि सेल कंसिडरेशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस या इंडेक्स कॉस्ट जो भी एप्लीकेबल है, फिर उसमें से अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं एसएससी ने, तो उनकी भी कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट वो भी लेस हो जाएंगी। और अगर कोई एग्जम्पशन क्लेम करता है एसएससी, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में ये सारी जो हमने स्टडी भी करना है, जो एग्जम्पशन है, जो भी एलिजिबल एग्जम्पशन है एसएससी को, अगर कंडीशंस सारी एसएससी ने फुलफिल कर दी हैं वो भी मिल जाती है, तो वो भी लेस हो जाएगी। रिजल्टेंट अमाउंट के ऊपर ही फिर खाली टैक्स लगेगा। तो अब हम इसके बाद एग्जम्पशंस के ऊपर अब हम आ जाते हैं। हम एक करके हम सारे एग्जम्पशंस को देखते हैं। तो इन एग्जम्पशंस को हम ये भी देखेंगे कि कौन सी एग्जम्पशन लॉन्ग टर्म पे है, कौन सी शॉर्ट टर्म पे है, कौन सी एग्जम्पशन बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स में से हम क्लेम कर सकते हैं, दोनों में से, और कौन सी एग्जम्पशन किस एसएससी को है, खाली इंडिविजुअल को है या एचओएफ को, तो हम वो भी देखेंगे, जो कि हमने अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है हर स्लाइड में, ताकि वो क्लियरली समझ में भी आ जाए। सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर जो एग्जम्पशन जो ज़्यादातर लोग लेते भी हैं प्रैक्टिकली,
वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पशन है वो है सेक्शन 54 की, जो कि स्लाइड में है। ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है जब भी कोई रेजिडेंशियल हाउस कोई अपना बेचता है। अक्सर लोग बेचते रहते हैं अपने हाउसेज, रेजिडेंशियल यूनिट्स। तो जब भी कोई इंडिविजुअल एचयूएफ बेचता है तो वो इस एग्जाम्पशन को क्लेम कर सकता है, और ये लॉन्ग टर्म ही होनी चाहिए ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसकी कुछ, लेकिन इस एग्जाम्पशन को लेने के लिए एसएससी को एक नया घर लेना पड़ेगा, जो कि विद इन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफ़र भी वो पहले से भी प्लानिंग कर सकता है, या ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर अंदर उसको नया घर खरीदना पड़ेगा, या अगर उसने कंस्ट्रक्शन करके करना है तो 3 साल का भी टाइम है उसके लिए फिर। और इसमें भी एक असेसमेंट ईयर 21-22 से एक चेंज आया था कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो उस केस में वो 2 घर भी ले सकता है। दोनों घर को मिला करके जो भी उसकी डिडक्शंस मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी, वो दोनों घर के लिए मिल जाएंगी। लेकिन ये एक छोटे एसएससीज के लिए ही है जो जिनका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है। इसके अलावा इसमें और भी प्रोविजंस हैं कि क्योंकि हमें टाइम बहुत है, कंस्ट्रक्शन के लिए तो 3 साल तक का टाइम दिया हुआ है, और ख़रीदने के लिए भी 2 साल का टाइम है, काफ़ी टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो कुछ एसएससीज ऐसे भी हो सकते हैं जो इमीडिएटली ना खरीदें, कुछ ठहर के खरीदना हो, कुछ प्लानिंग करनी हो, टाइम लगता है, तो उतनी देर उस पैसे का क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। उसमें एक बैंक अकाउंट में उसमें पैसे जमा कराए जा सकते हैं वो, अगर एग्जाम्पशन लेनी है अल्टीमेटली किसी एसएससी ने, और अगर नहीं भी अभी एकदम से इन्वेस्ट किया है किसी घर में तो उतनी देर उसको इसमें रखना पड़ेगा अमाउंट, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले पहले इसमें जमा कर देना है वो अमाउंट। तो ये, और वो अल्टीमेटली बाद में अगर फिर वो अनयूटिलाइज रह जाता है वो अमाउंट, बाद में वो एसएससी फिर नहीं ही कर पाता है, जो प्लान किया था नहीं खरीद पाता है वो घर, और वो अनयूटिलाइज रह जाता है 2 साल या 3 साल के बाद, तो फिर वो वापस उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा और टैक्स लगेगा अमाउंट के ऊपर। और इसी तरह इन केस वो ख़रीद लेता है और एग्जाम्पशन भी अवेल कर लेता है, सब कुछ वो बेनिफिट ले लेता है, लेकिन वो नई प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर अंदर बेच भी देता है, तो उसमें भी रिवर्स हो जाएगा जो भी कैपिटल गेन, उसमें भी उसी हिसाब से वो जो है उसको जो बेनिफिट दिए गए थे, जो एग्जाम्पशन दी गई थी, वो विड्रॉ करके उसको भी एक तरह से कैपिटल गेन मान लिए जाएंगे इन द ईयर ऑफ सेलिंग द न्यू प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पशन मिलती कितनी है। तो जितने का घर खरीदा है नया, उतने की एग्जाम्पशन मिल जाती है सिंपल वर्ड्स में तो। और वो जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उतने तक ही, माइनस में नहीं हो, मतलब उसको बेनिफिट अलग से लॉस का नहीं दिया जाएगा, जितने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उतने तक की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है एसएससी। इसका मतलब यही हुआ सिंपल वर्ड्स में कि जितने की भी नई एसेट है उतने की एग्जाम्पशन मिल जाती है। इसके अलावा एक और भी इसमें प्रोविज़न है कि मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। पहले तो ये नहीं था प्रोविज़न, लेकिन कुछ टाइम से ये प्रोविज़न भी आया हुआ है। इसके बाद हम अगली एग्जाम्पशन देखते हैं, सेक्शन 54B की है, जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलती है, ये भी जैसे पिछले वाली थी, लेकिन इसमें एसेट चेंज हो गई है। उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, तो सेक्शन 54B में लैंड कोई भी ऐसा जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था पिछले 2 साल से, ट्रांसफ़र की डेट से पहले 2 साल से यूज़ हो रहा हुआ था जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ये भी प्रूव करना होता है उसमें, तो वो वाली ये एसेट है इसकी। लेकिन इसमें ये है कि ये दोनों, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये दोनों में मिलती है। तो इसके अलावा नया जो इसकी एक कंडीशन है एग्जाम्पशन की कि उसमें एक एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड ही बेचा है तो एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीदना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। और इसमें भी सेम स्कीम अवेलेबल है, 2 साल तक तो वो प्लानिंग भी कर सकता है, या वो अभी एकदम से उसको नहीं खरीद रहा है तो वो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में सेम तरीके से, जैसे पिछली स्लाइड में हमने समझा था, सेम तरीके से इसमें भी वो जमा कर सकता है। और सेम तरीके से अगर अनयूटिलाइज रहता है तो टैक्सेबल होंगे। ऐसे ही नया जो एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है वो भी 3 साल से पहले पहले बेचना नहीं है, सेम कंडीशन जैसे पिछली 54 में थी। बाकी इसमें एग्जाम्पशन कितनी है, सेम तरीके से इसमें भी है, जो भी कॉस्ट है नई एग्रीकल्चरल लैंड की वो मिल जाएगी सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए वो, मतलब जितने भी कैपिटल गेन हैं पूरे वो
सेट ऑफ कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे आते हैं जो कि सेक्शन 54D में है, और ये एनी एसएससी सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, कोई भी एसएससी हो। और ये कौन सी एसेट पे है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है, एक्वायर कर लेती है पीपल्स के लैंड या बिल्डिंग्स, लेकिन ये वाली जो एक्वायरिंग है ये उन्हीं लैंड और बिल्डिंग के लिए है, ये जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, इंडस्ट्री में यूज़ हो रही थी वो लैंड और बिल्डिंग, अगर उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है तो ये वाली एग्जाम्पशन उसके कैपिटल गेंस को डील कर रही है 54D वाली। इसकी जो और कंडीशंस क्या क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म दोनों में ये भी मिल जाती है। और इसकी कंडीशन ये है कि जो नया लैंड और बिल्डिंग जहाँ पर एसएससी जाएगा, शिफ्ट होगा, तो वो उसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, जिसमें वो एक्वायर वाली जो लैंड या बिल्डिंग जो एक्वायर की है उसमें जो भी इंडस्ट्री चल रही थी, सेम इंडस्ट्री को रीस्टेब्लिश करने के लिए उसको नई लैंड और बिल्डिंग वो ख़रीदनी है अगर उसको एग्जाम्पशन लेनी है, जो कि 3 साल तक वो ख़रीद या कंस्ट्रक्ट कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, अगर एग्जाम्पशन क्लेम करनी है। हालांकि इसमें भी क्योंकि टाइम बहुत होता है 3 साल, तो इसीलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इसमें भी दी हुई है कि 3 साल तो बहुत बड़ा अमाउंट है, हो सकता है कोई भी एसएससी पहले 2 साल तक खरीद ही ना पाए या ना खरीदे, तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, उसमें ज़रूर जमा करने पड़ेंगे, लेकिन पैसे कंपलसरी फिर अगर वो नहीं खरीदता है एकदम से, क्योंकि और वो जमा भी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जो भी रिटर्न की अब ड्यू डेट आने वाली होगी तो उससे पहले पहले वो जमा करने होते हैं। और इसमें भी वो सेम कंडीशन है कि अगर ख़रीद ली है एसेट तो वो 3 साल से पहले पहले नहीं बेचनी है, अदरवाइज़ वो एग्जाम्पशन वापस हो जाएगी, फिर से उस पर टैक्स लग जाएगा। बाकी एग्जाम्पशन अमाउंट इसमें भी सेम है कि कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट जो भी है वो कैपिटल गेन में से लेस हो जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ कैपिटल गेन्स। इसके बाद हम 54EC की एग्जाम्पशन के ऊपर आते हैं। ये भी किसी भी एसएससी को ये मिल जाती है, और ये जस्ट लाइक सबसे पहली एग्जाम्पशन थी जो हमारी 54 की, जो रेजिडेंशियल हाउसेस को बेचने पे जो मिलती है, वो जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को, सेम ये जो डिडक्शन है उतनी ही पॉपुलर है जितनी वो। हालांकि ये वैसे आपस में सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जैसे वो 54 वाली रेजिडेंशियल हाउस वाली जितनी पॉपुलर जो एग्जाम्पशन है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, ऐसे ये 54EC वाली एग्जाम्पशन भी बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको, ये भी प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ होती है, लेकिन उससे टोटली डिफरेंट है ये। तो है ये भी लैंड और बिल्डिंग के ही ट्रांसफ़र पे, लेकिन जो कंडीशंस हैं उसमें थोड़ा फ़र्क है। ये जो न्यू एसेट जो है, यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, यहाँ पर जो न्यू एसेट है वो बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट, जो कंपनीज, कुछ कॉरपोरेशंस होते हैं जो उनकी डिफाइंड जो कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स खरीदने होते हैं। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, या पावर फाइनेंस है, ये IRFC, रेलवे, जो इन कंपनीज़ के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ख़रीदे जा सकते हैं एसएससी के द्वारा 50 लाख तक के, और ये ख़रीदने भी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र खरीदने होते हैं। ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं है, विद इन 6 मंथ्स खरीदने होते हैं, क्योंकि इसमें 6 महीने का ही खाली है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को लाना भी प्रैक्टिकली तो कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 6 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं, तो इसलिए वो स्कीम नहीं है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा वमा करने की पैसे। और एक बार ये बॉन्ड अगर ख़रीद लिए हैं तो 5 साल तक ये रिडीम होते हैं, 5 साल के बाद ही, और उससे पहले रिडीम नहीं किए जा सकते। 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है, 5% या 5.25% ऐसे ही इंटरेस्ट मिलता है उस पर, टैक्स भी सेव हो जाता है। तो जितने भी अमाउंट के बॉन्ड खरीदे हैं सिंपली उतने अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल जाती है, सब्जेक्ट टू द टोटल एग्जाम्पशन, सब्जेक्ट टू कैपिटल गेंस। टोटल जो एग्जाम्पशन है कैपिटल गेंस से तो ज़्यादा नहीं हो सकती खैर। तो ये इसकी सारी कंडीशंस हैं, और इसमें एक ये भी कंडीशन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में से ही मिलती है ये, और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और बिल्डिंग के केस में मिलती है। इसके बाद सेक्शन 54EE की डिडक्शन है, काफ़ी हद तक सेम ही है जो हमने अभी इससे पिछली स्लाइड में जो हमने देखी है 54EC वाली, उसी से मिलती जुलती है ये भी, लेकिन यहाँ पर
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही खाली है तो कोई भी एसेट इसमें फॉल हो जाती है और ये भी किसी भी एसएससी को मिल जाती है। तो इसमें भी सेम तरीके से 6 मंथ्स का ही टाइम है, 50 लाख का ही इसमें भी है अमाउंट, जो कि इसमें भी बॉन्ड्स में ही यूनिट्स, बॉन्ड्स तो नहीं कह सकते, खैर यूनिट्स हैं इसमें, यूनिट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी परचेज विद इन 6 मंथ्स ही है इसमें भी टाइम। तो इसमें भी उसी जस्ट लाइक दैट इन्वेस्टमेंट करनी है एसएससी को विद इन 6 मंथ, इसीलिए इसमें भी कैपिटल गेन स्कीम नहीं है और जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो एग्जम्पशन मिल जाती है सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन अमाउंट। लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकली ये अभी इस तरह की यूनिट्स जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो नोटिफाई नहीं की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली ये लोग ले नहीं पा रहे हैं इस एग्जम्पशन को अभी। इसकी जगह 54 इसी में सब चले जाते हैं क्योंकि वो भी सेम फुटिंग पे ही है। इसके बाद हम सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को देखते हैं, जो कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन उसके ऊपर है ये, और इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही खाली मिलती है। जो इसकी कंडीशंस के ऊपर अब हम आते हैं कि एग्जम्पशन अवेलेबल इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर ये है, लेकिन अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, उसके अलावा कोई भी हो, शेयर हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, बॉन्ड हो, बस रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या है एग्जम्पशन लेने की, इसमें रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना पड़ेगा विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, या फिर कंस्ट्रक्ट करना है तो वही सेम 3 ईयर्स का टाइम है उसमें। क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है तो इसलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी इसमें एप्लीकेबल है, उसमें भी पैसे जमा किया जा सकते हैं जब तक कि खरीदते नहीं हैं। हाँ, अगर एक बार हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है और एग्जम्पशन ले ली है तो उसको 3 साल से पहले डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसको कि ये मिलती है कैनॉट ओन मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब इंडिविजुअल कैनॉट फर्दर परचेज और कंस्ट्रक्ट अनदर हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एसेट जो इस एग्जम्पशन को लेने के लिए जो खरीदनी है वो तो ठीक है, वो तो खरीदेगा ही एसएससी, उसके अलावा फिर दोबारा और नहीं खरीदेगा, मतलब वो, क्योंकि इसमें ये कंडीशन है कैनॉट ओन मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो ओवरऑल उसके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती हैं, कहने का मतलब ये भी है, इसको और थोड़ा अगर समझें हम, एक तो है ही उसके पास अपनी हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, और एक जो इस एग्जम्पशन को लेने के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है वो, मतलब उनके अलावा और नहीं। इसके अलावा एग्जम्पशन अमाउंट क्या है वो लिमिटेड अप टू कैपिटल गेन ही है, जैसे हर चीज़ में होता ही है, लेकिन इसमें एग्जम्पशन अमाउंट प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कॉस्ट जो भी है नई एसेट की वो प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगा कैपिटल गेन टू नेट कंसिडरेशन के रेशियो में, और इसमें मैक्सिमम जो एग्जम्पशन अमाउंट है वो 10 करोड़ का इसमें लिमिट है। एंड लास्टली देयर इज अनदर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54G एंड आल्सो अंडर सेक्शन 54GA, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन एरिया टू ए रूरल एरिया, और GA में शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन एरिया टू SEZ। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे, वो SEZ में शिफ्ट हो रही है और वो रूरल एरिया में शिफ्ट हो रही है, और किसी भी SSC को ये मिल जाती हैं क्योंकि कॉर्पोरेट्स भी काफ़ी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को चलाते हैं, तो ये सभी SSCs के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए भी, सबको, मतलब सभी SSCs के लिए एप्लीकेबल है ये एग्जम्पशन। इसकी क्या कंडीशंस हैं, शॉर्ट टर्म में भी मिल जाती है, लॉन्ग टर्म में भी मिल जाती है। तो इसमें भी वही है कि सेम इंडस्ट्रियल जो अंडरटेकिंग है उसी को ही अगर एसएससी शिफ्ट करता है वहाँ किसी और जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, सेम इंडस्ट्री को लेके जाता है, तो पहले वाली जो एसेट्स हैं ऑब्वियसली वो बेच ही रहा है, तो अब नई उसकी जगह नई मशीनरी भी खरीद सकता है, नई बिल्डिंग भी खरीद सकता है, कुछ भी नया खरीद सकता है उसी अंडरटेकिंग को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं और। तो वहाँ पर उसको कैपिटल गेन इस बीच अगर कोई उसको उस वाली एसेट्स को जो ओरिजिनल वाली को ट्रांसफ़र करने से अगर होते हैं तो उसमें एग्जम्पशन मिल जाती है जो नई एसेट्स या नई बिल्डिंग या नई मशीनरियाँ खरीदने के लिए, लेकिन सेम इंडस्ट्री के लिए कर रहा हो वो, और भी कोई खर्चे कर सकता है वो, इनकर एक्सपेंसिव ऑन सच अदर पर्पस में भी स्पेसिफाइड, वो भी, तो वो सब। लेकिन ये सारे के लिए भी टाइम है कि
1 ईयर बिफोर पहले से प्लानिंग भी कर सकता है वो, और 3 ईयर्स आफ्टर तक का टाइम है उसके पास ये सब करने के लिए, काफ़ी टाइम है। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो इसमें भी सेम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल है जब ज़्यादा टाइम होता है तो। और इसमें भी वही सेम रूल है कि अगर एक बार वो सारी चीज़ें नई जगह ले जाता है, नया नया इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो ये जितनी भी न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैं, मशीनरी बिल्डिंग किसी में भी हो, वो 3 साल से पहले पहले उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। और इसमें सिंपल है, एग्जाम्पशन का जो अमाउंट प्रोपोर्शनेट नहीं है, सिंपल है। जो भी न्यू एसेट्स हैं उसकी, जितनी भी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी, उसका जो भी अमाउंट है उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी उस अमाउंट की, सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेंस। उससे ज़्यादा खैर नहीं हो सकती हैं वो तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने कैपिटल गेंस के बारे में ना केवल सिर्फ एग्जाम्पशंस बल्कि उनसे रिलेटेड और चीज़ें जैसे टैक्सेशन हुआ, कैपिटल गेंस के बारे में भी नॉलेज आपने ले ली होगी। होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।